हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूवर का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज हमारा संडे है तो आज का टर्न है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से, और मॉडर्न हिस्ट्री से सैटरडे का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जो कि हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे था। और उसके साथ साथ जो आपका संथाल था या कोल विद्रोह और अन्य जो भी अदर छोटे छोटे विद्रोह थे या उससे संबंधित भी क्वेश्चन उसमें इंक्लूड थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कंपनी का संवैधानिक विकास और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो जैसे कि पहले का जो क्वेश्चन है ज़्यादातर वो आपका कंपनी के संवैधानिक विकास से संबंधित है। उसके बाद हम धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन से भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। इस एक्ट के द्वारा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। फिर है सी कथन है, इसमें एक मुख्य एवं 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। अब आपके सामने ऑप्शन कोर्ट में है ए सी, बी सी, ए बी सी या कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या है कि पहले आप इसको ध्यान दीजिए कि कौन सा कथन सत्य है। यहाँ सत्य पूछा है, तो अगर हम देखते हैं तो आपका इस एक्ट के द्वारा आपको रेगुलेटर वारेन हेस्टिंग को आपको क्या है कि जो पहले बंगाल का गवर्नर बोला जाता था, बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। तो वहाँ उस समय वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर था, उसे अब गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो दोनों अलग अलग रहेंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ लेगा तो आपको वारेन हेस्टिंग होगा, और भारत का प्रथम तो विलियम बेंटिंग होगा। तो यहाँ पर भी देखते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये कथन भी आपका सही है। और इसमें है कि इसमें एक मुख्य एवं 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। तो ये भी कथन आपका सही है, तो हमारा सही उत्तर होगा सी। ए बी सी तीनों कथन सही है। अब यहाँ 3 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। तो जो एक मुख्य न्यायाधीश थे, पहले जो 4 लोगों की नियुक्ति हुई थी तो उनमें मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इप्पे, और जो अन्य 3 न्यायाधीश थे उसमें थे आपके चेम्बर, लिमेस्टर्स और हाइड। ये 3 उनके अन्य न्यायाधीश थे, और मुख्य न्यायाधीश जो थे एलिजा इप्पे। तो इस तरह से ये 3 के तीनों कथन आपके सत्य हैं, और आपका सही उत्तर है सी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा 6 कमिश्नरों का एक बोर्ड गठित किया गया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। ईस्ट इंडिया एक्ट की ईस्ट इंडिया एक्ट घोषणा की गई भारत में राज्य विस्तार और विजय की नीति के अनुसार इंग्लैंड की नीति, प्रतिष्ठा तथा इच्छा के विरुद्ध है। 1786 एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करने एवं लागू करने का अधिकार दे दिया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पूछ रहा आपका कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आपके सामने आंसर कोर्ट में नहीं है, पर यहाँ देखें तो सभी कथन आपके सही हैं। जैसा कि ईस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा 6 कमिश्नरों का एक बोर्ड गठित किया गया था, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। और ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत एक घोषणा की गई थी कि जैसे कि भारत में राज्य विस्तार और विजय की नीति का अनुसरण इंग्लैंड की नीति, प्रतिष्ठा एवं इच्छा के विरुद्ध है। और 1786 एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने एवं लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। तो ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत ये सारी व्यवस्था थी, किंतु उस समय कार्नवालिस जो था गवर्नर जनरल, तो वह मुख्य सेनापति एवं जनरल दोनों की शक्तियाँ लेना चाहता था। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ कि जो 1786 के द्वारा आया, तो ईस्ट इंडिया एक्ट के बाद एक एक्ट पारित किया गया था 1786। तो उसके द्वारा क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें जो है मान ली गई, जो कि कार्नवालिस की इच्छा थी कि अब उसके पास क्या था, गवर्नर जनरल एवं मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियाँ हो गई थी, और उसे किसी विशेष संस्था में परिषद के निर्णयों को रद्द करने और अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दे दिया गया था।
तो इसमें देखा जाए तो अगर आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ ऑप्शन होगा तो आपका होगा सभी, यहाँ पे सभी कथन सत्य हैं, कथन आपके सत्य हैं, सही हैं। तो यहाँ पे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सभी के सभी आपके सही हैं। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं 1813 चार्टर एक्ट की नहीं है। अब यहाँ पे पूछा है आपका, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि पूछ रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं 1813 चार्टर एक्ट की नहीं है। तो किसकी 1813 चार्टर एक्ट की नहीं है ये बताना। कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया। भारत में बसने तथा व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा व्यापारिक लेन देन तथा राजस्व खाते अब भिन्न भिन्न रखने होंगे। तो यहाँ पे देखें आपके सामने, तो आपका जो ये कथन है वह जो है सही नहीं है। चार्टर एक्ट ये विशेषता नहीं थी। चार्टर एक्ट सबसे पहले देखा जाए तो 1793 के द्वारा क्या हुआ कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। फिर आपका 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है तो उसमें क्या था, कंपनी का जो अधिकार था यहाँ पे व्यापार का उसको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, किंतु कंपनी का व्यापारिक जो एकाधिकार था वह समाप्त कर दिया गया। सिर्फ उसका चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बनाते। इस तरह देखें तो ये पूर्णतः आपका नहीं था, तो ये कथन आपका सही नहीं है। तो ये उसकी विशेषता नहीं। यहाँ पे क्या था कि कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हुआ, पर चाय और जो है चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार उसका बना रहा, इसलिए इसे पूर्णतः नहीं समाप्त कहा जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है उसकी विशेषता नहीं था। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि 1833 के चार्टर्ड एक्ट से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। अब यहाँ पे आपसे पूछे कौन सा कथन असत्य है। इस चीज़ को आप हमेशा पॉइंट करिएगा कि क्या पूछ रहा, सत्य पूछ रहा या असत्य पूछ रहा है। तो यहाँ पे पूछा है कि इस चार्टर एक्ट के 1833 के जो चार्टर एक्ट है उससे संबंधित कौन सा कथन असत्य है। इस एक्ट की महत्वपूर्ण धारा 87 थी, जिसके द्वारा जाति वर्ग और के आधार पर सरकारी चयन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया। एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। बंगाल का गवर्नर जनरल अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो उस समय यहाँ पे कॉर्नवालिस जो था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। अब क्या हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उससे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आपसे इसी तरह से जैसे आपको पता होगा कि 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा क्या था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंक था, जिसे अब संपूर्ण, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण भारत का या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया रहता तब आप क्या कहते हैं, वारेन हेस्टिंग टिक कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, वरना अगर विलियम बेंटिंक दिया है तो भारत का गवर्नर जनरल उसी को कहा जाएगा, क्योंकि वारेन हेस्टिंग जब बना तो सिर्फ बंगाल का गवर्नर जनरल था उस समय। तो यहाँ पे आपसे पूछा कौन सा कथन असत्य है, तो इसका सही उत्तर है आपका कोई भी नहीं। सभी के सभी जो हैं आपके कथन सही हैं, क्योंकि इस एक्ट की महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इसमें सरकारी कहा गया था कि भले उन लोगों ने मतलब ऐसे एक्ट में तो कहा था, पर अगर देखा जाए तो सच्चाई में तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था, कोई भेदभाव उन लोगों ने ख़त्म नहीं किया था। तो धारा 87 के द्वारा उन्होंने ये बात कही थी और एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई थी, और जिसे जो कानून को संचित संहिताबद्ध करने के लिए, और उसी समय लॉर्ड मैकाले को इसका अध्यक्ष या अधिकारी बनाया गया था, जो कि आपके विधि आयोग का। और यहाँ पे जैसा था कि इस एक्ट के द्वारा अधीन भारत को दासों की अवस्था सुधारने और अंततः दासता समाप्त करने की भी आज्ञा दी गई थी। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है, दासता मतलब किस एक्ट के द्वारा दासों की अवस्था सुधारने और दासता समाप्त करने को कहा गया था, तो ये भी आपका 1833 के चार्टर एक्ट में कही गई थी। और भारत का जो
प्रशासन था वो उसका भी केंद्रीकरण कर दिया गया था इस एक्ट के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा क्या था, बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत गवर्नर जनरल बना दिया गया और बम्बई, मद्रास तथा बंगाल तथा अन्य जो प्रदेश के गवर्नर जनरल उसके नियंत्रण में आ गए थे। तो यहाँ पे जैसे कि ये अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा था कि कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दी थी। इस एक्ट के द्वारा आपका 1833 के द्वारा आपका क्या था कि कंपनी का जो अभी तक व्यापारिक चीन और चाय के साथ था उसे भी समाप्त करते अब कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। तो आपके सामने जब क्वेश्चन आता है इस तरह से तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है कि पूर्णतः अगर पूछता है तो आपका 1833 होगा और कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। यद्यपि चीन और चाय के साथ उसका व्यापार बना रहा तो आपका 1813 होगा। किस एक्ट, अब क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी के डायरेक्टरों की संख्या घटाकर 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। अब आपके सामने है कि 1853 का चार्टर्ड एक्ट, 1833 चार्टर्ड एक्ट या 1733 का चार्टर्ड एक्ट। यहाँ पे मिस प्रिंट है क्योंकि 1733 नहीं 1793 का चार्टर्ड एक्ट होना चाहिए था क्योंकि 33 में तो कोई चार्टर्ड एक्ट आया ही नहीं था। तो यहाँ पे आपके सामने जैसा कि क्वेश्चन पूछा है तो इसका सही उत्तर है आपका कि 1853 का जो ये चार्टर एक्ट था इसके द्वारा क्या था कि जो डायरेक्टरों की संख्या जो 24 से घटाकर 18 कर दी गई थी। और इसका एक क्या था कि इसमें जो 18 थे इसमें 6 जो थे क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। और इसके द्वारा क्या था, इसी चार्टर्ड एक्ट के द्वारा अब क्या था कि प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की नियुक्तियाँ जो होंगी अब इसके आपके नियुक्तियां जो थी प्रतियोगी परीक्षा के द्वारा की जाएंगी, इस प्रकार का इसमें लक्ष्य रखा गया था और जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा कहा गया था। तो इसके द्वारा और एक चीज़ की गई कि जो आपका था कि सर्वप्रथम एक विधान परिषद के गठन की व्यवस्था की गई जिसमें अधिकतम 12 सदस्य। तो ये हुआ क्या था, विधि सदस्य को गवर्नर कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया और परिषद कानून बनाने के लिए बैठी तो उसमें 6 अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था की गई। तो उसमें क्या था कि एक तरह से देखा जाए तो अगर पूछ लेता है कि सर्वप्रथम विधान परिषद गठन करने की व्यवस्था किस एक्ट के द्वारा की गई और जिसमें अधिकतम 12 सदस्य, तो आपका यही होगा 1853 का चार्टर्ड एक्ट। अब यहाँ पे आपने 1853 से भी देख लिया और जैसा कि हमने कहा कि ये 17 यहाँ पे जो आपका है ये आपका होना चाहिए कि 1790 मतलब 3 होना चाहिए, इसके द्वारा एक्ट आया था। तो उसमें जैसा कि बताया कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसे 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था और इसके द्वारा बस वही था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकारियों का वेतन अब भारतीय कोष से मिलने लगा था। तो यहाँ पे आपने 3 आपके सामने जो ऑप्शन है उस तीनों से आपने देखा कि जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट था वो सारे आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझा दिया गया, मतलब क्लियर किया गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस भारतीय अधिनियम द्वारा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कैबिनेट की नींव रखी गई एवं गवर्नर जनरल को किसी अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति मिल गई। अब यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन कि किस अधिनियम के द्वारा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कैबिनेट की नींव रखी गई एवं गवर्नर जनरल को किसी विशेष अवस्था में था कि ऐसा जैसे कि ऐसा कोई संकटकालीन अवस्था आ जाए। तो यहाँ पे अब ये मान लीजिए कि यहाँ पे जो था आपका कि संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दे दी गई। तो आपके सामने ऑप्शन है कि 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम या 1892 का अधिनियम। तो इसका सही उत्तर है आपका 1861 का अधिनियम था। इसी अधिनियम के द्वारा क्या था आपका कि एक तरह से देखा जाए तो कैबिनेट जो कि मंत्रिपरिषद की व्यवस्था मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई थी और इसमें
जो क्या कहते हैं, कैनिंग ने क्या किया, विभागीय प्रणाली लागू की और इस प्रकार जो है कहते हैं कि भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कैबिनेट की नींव रखी गई। और इसके द्वारा एक ये जो था कि अगर एक अधिकार दे दिया गया था गवर्नर को कि संकटकालीन कोई भी अवस्था ऐसी आती है तो विधान परिषद की अनुमति के बगैर ही वो अध्यादेश जारी करके कानून पारित कर सकते, जो कि 6 माह के लिए लागू होगा। और जैसा कि इसी एक्ट के द्वारा विधान परिषदें बंगाल, उत्तरी पश्चिमी प्रांत तथा पंजाब, जैसे कि ये आपका देखा जाए तो बंगाल में 1862 को और उत्तरी पश्चिमी प्रांत में 1886 को और पंजाब में आपके 1897 को क्रमशः इसी एक्ट के अनुसार ही स्थापित की गई थी। जो विधान परिषदें इन डेट में की गई तो वो इसी एक्ट के द्वारा की गई थी। तो उसी के द्वारा ये भी निर्णय कर दिया गया था, ये भी एक अधिकार दे दिया गया था गवर्नर जनरल को कि अगर संकटकालीन अवस्था में वो चाहे तो विधान परिषद की अनुमति के बगैर ही अपना जो कानून है, जो भी चीज़ लागू करना है वो अध्यादेश के जरिए कर सकता है, जिसकी अधिकतम जो सीमा होगी 6 माह की होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस अधिनियम द्वारा परिषदों की शक्तियों में वृद्धि की गई। अब सदस्यों को वार्षिक बजट पर विचार तथा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे एवं सार्वजनिक मामलों में प्रश्न पूछने के साथ ही पूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार दिया गया। मतलब किसके द्वारा ऐसा था कि पहली बार जो है कि परिषदों की शक्तियों में वृद्धि करते हुए उनके जो सदस्य होते थे परिषद, उन्हें वार्षिक बजट पर अपना विचार रखने, प्रस्ताव प्रस्तुत करने और सार्वजनिक मामलों के प्रश्न पूछने के साथ उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिल गया। तो इसका सही उत्तर है आपका कि 1909 का जो अधिनियम था तो उसके द्वारा आपको ये सारे अधिकार मिल गए। अब यहाँ पे अगर आपके सामने आ जाए कि सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया या प्रस्ताव रखने का, ये सारी चीज़ें आपसे, तो अगर इसके द्वारा देखे जाए तो आपको सबसे पहले क्या कहते हैं, बजट पर अपने विचार रखने या प्रकट करने का अधिकार जो मिलता है वो 1892 के अधिनियम के द्वारा मिलता है। परंतु उसमें क्या था, और सबसे पहले क्या कहते हैं, निर्वाचन पद्धति का आरंभ भी आपका 1890 से माना जाता है। पर यहाँ पे क्या था कि आपको बजट पे विचार रखने का अधिकार था, यद्यपि इस पर कोई प्रस्ताव रखने और सदन में मत विभाजन करने का अधिकार नहीं दिया गया था। और दूसरे सार्वजनिक हित के मामले पर आप प्रश्न पूछ सकते थे, पर उसके 6 दिन पहले आपको सूचना देनी पड़ती थी प्रश्न को पूछने का, जिस प्रश्न पर और पूछने का। उसके बाद अधिकार तो था कि 6 दिन की पहले सूचना दीजिए फिर प्रश्न पूछिए, पर उस पर सरकार आपको जवाब दे न दे ये सब उसकी इच्छा पे होता था। तो इस तरह से देखा जाए तो उस समय क्या था ना, 1892 के अधिनियम का जो अधिकार था वो कोई मायने नहीं रखता था। किंतु जब 1909 का ये अधिनियम आया तो उसमें क्या है कि परिषदों की शक्तियों में वृद्धि करते हुए अब जब उसके सदस्यों को अपने वार्षिक बजट पर विचार रखने के साथ साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भी अधिकार दिया गया एवं सार्वजनिक मामले के प्रश्न पूछने के साथ उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। और इसके द्वारा ये नहीं रह गया आपकी क्या कहते हैं, आप पहले से क्वेश्चन मतलब कि 6 दिन पहले आप सूचना दीजिए फिर उस प्रश्न पर विचार किया जाएगा, आपको कहा जाएगा तभी आप दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें अब नहीं थी। अब था कि आप प्रश्न सार्वजनिक मामलों पे आप प्रश्न पूछ सकते थे, आप उसके साथ साथ पूरक प्रश्न पूछ सकते थे और पहले से आपको सूचना देने की भी आवश्यकता नहीं थी। तो अगर हमने जैसा भी कहा कि अगर आपसे ये पूछ लेता है कि सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा बजट पर अपने विचार रखने का अधिकार दिया गया, ये तो उसमें क्या कहते हैं आपका ये होगा 1892 का। और इसमें पूछता कि किस अधिनियम के द्वारा आपको बजट पर विचार रखने, अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं सार्वजनिक हित के विषय पर प्रस्ताव रखने, प्रश्न पूछने के साथ ही सार्वजनिक मामलों पे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, तो आपका 1909 का अधिनियम था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 1909 से अधिनियम से संबंधित जैसे कि आपका आ जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया था। और उसके अंतर्गत क्या था कि ये साधारण निर्वाचक मंडल, विशेष वर्ग और विशेष निर्वाचक मंडल के 3 प्रकार को
उनमें डिवाइड कर दिया गया था। और साथ में ही ये पहला ऐसा अधिनियम था जिसके द्वारा वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में आपके सर्वप्रथम भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया था। और 2 भारतीय सदस्य थे। इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे भी कि सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा भारतीय सदस्यों को वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित किया गया, तो आपका 1909 होगा। और उसके साथ पूछ लेता कि कौन 2 भारतीय थे, तो पहले 2 भारतीय जो थे वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले, वो थे आपके केसी गुप्ता एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी, जो कि इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त किए गए थे। अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई, 1909 के, 1919 के या 1935 के। तो इसका सही उत्तर है आपका 1935। 1935 के अधिनियम के द्वारा क्या था कि सर्वप्रथम आपका ये जो प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी। और अगर देखा जाए तो 1935 के अधिनियम की एक विशेष सर्वप्रमुख विशेष प्रांतीय स्वायत्तता थी। इसका क्या था कि इसके द्वारा जो प्रांतों में दोहरे शासन थे ना, कि बांट दिया गया था कि आपको ये राज्य परिषद और विधान परिषद में आपके कुछ हस्तांतरित होंगे, कुछ क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्या था कि इसको ख़त्म कर दिया गया। अब उनको जैसा कि 1909 वाले में था कि प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया था, एक आरक्षित था और विषय था और हस्तांतरित विषय था। तो उस समय तो क्या था, ऐसा 2 प्रांतों में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। तो उसमें क्या हो, 1935 के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया गया और आपका केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। और उसके बाद आपके प्रांतों में जो है द्वैत शासन का अंत करते हुए इनको पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई और प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। तो प्रांतीय स्वायत्तता आपका 1935 अधिनियम का एक सर्वमुख विशेषता थी। और ये उस समय यही हुआ कि आपका प्रांतों में जो 2 विषय में बांट दिया था द्वैत शासन प्रणाली, तो उसका अंत करके वो द्वैत शासन प्रणाली आपका केंद्र में लागू कर दी गई थी। तो अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस अधिनियम द्वारा भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्य डोमिनियंस की तरह स्वतंत्र डोमिनियंस की स्थिति प्रदान करने की घोषणा की गई एवं केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप समझिए कि पूछ क्या रहा कि किस अधिनियम द्वारा भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल, जो कि उस समय ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत कई देश आते थे, तो किस ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अन्य डोमिनियंस जो कि थे उनकी तरह स्वतंत्र डोमिनियंस की स्थिति प्रदान करने की घोषणा की गई एवं केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई। तो आपका इसका सही उत्तर है जो वह है 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम में ये प्रथम ऐसी घोषणा थी जिसमें भारत को स्वतंत्र डोमिनियंस की स्थिति प्रदान करने की घोषणा की गई थी। और पहली बार जो है केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई। तो यह जो विशेषता आपकी 1919 अधिनियम की है। तो पहली बार मतलब इसके पहले जो था इस तरह से उन लोगों ने अपने प्रस्ताव में या अपने अधिनियम में ये बात नहीं कही थी, पर 1919 का अधिनियम जो था उसके द्वारा ही प्रथम बार ऐसी घोषणा उन लोगों ने की कि भारत को एक स्वतंत्र डोमिनियंस की स्थिति प्रदान की जाएगी। तो इसका सही उत्तर आपका 1919 है। अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो 1919 के कथन है कि 1919 अधिनियम द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, यह कथन आपका सत्य है। या 1935 के अधिनियम द्वारा आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई का प्रावधान किया गया। और तीसरा है कि 1935 अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपका जो आंसर है इसका कि अधिनियम 1919 के अधिनियम द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की सही है। 1935 के अधिनियम द्वारा आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रावधान था, ये भी सही है। 1919 से 1935 अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, यह भी आपका सही है। तो इसमें देखा जाए तो ए बी सी भी सही है और यह सभी कहेंगे तो भी सही है। तो आपके 3 के तीनों कथन सही हैं। तो इस तरह से क्या कहते हैं क्या है कि इसमें संघीय न्यायालय की
जो है स्थापना की गई थी। परंतु संघीय न्यायालय की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि इस संघीय न्यायालय के विरुद्ध जो है प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। तो संघीय न्यायालय के कहते हैं सर्वोच्च न होना न्यायपालिका की सबसे बड़ी कमजोरी होती है और जो कि यह इसकी कमजोरी थी कि उसके खिलाफ भी आप प्रिवी काउंसिल में जाके अपील कर सकते थे, उसके जो आप क्या कहते हैं विरुद्ध या उसके जजमेंट के विरुद्ध जाके आप प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। तो इसीलिए इस संघीय न्यायालय की जो सर्वोच्चता न होना इसका एक बड़ी कमजोरी थी। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि संघीय न्यायालय के 1935 द्वारा जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी। तो उसमें आपको कई दे सकते हैं। तो प्रिवी उसका सबसे बड़ा यही था कि उसके विरुद्ध आप प्रिवी काउंसिल में जाके अपील कर सकते थे। अब जैसे आज हमारा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देता है तो उसके बाद आपका कहीं पे भी कोई नहीं चांस होता कि आप कहीं और अपील करेंगे। पर यहाँ पे क्या था कि आपके साथ ये था कि आप अगर इसके जजमेंट को नहीं मानते हैं आपको, तो आप प्रिवी काउंसिल में जाके इसका विरुद्ध शिकायत कर सकते थे, अपील कर सकते थे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे 10 क्वेश्चन जो होंगे वो कंपनी के संवैधानिक विकास पर होंगे। उसके बाद के 10 क्वेश्चन जो होंगे तो उस जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चला था उससे संबंधित हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये आपका धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण से संबंधित क्वेश्चन। तो उसका पहला क्वेश्चन है आपसे कि एक स्टेटमेंट है, पहले आपको उसको पढ़िए कि इन्होंने ज्यूरी एक्ट का विरोध किया जिसमें धार्मिक आधार पर हिंदू एवं मुसलमानों में विभेद किया गया था। ये प्रथम भारतीय थे जो समुद्री मार्ग से इंग्लैंड पहुंचे और भारतीयों की मांगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। निम्नलिखित कथन किससे संबंधित है? तो आपके सामने ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन या महादेव गोविंद रनाडे। तो इसका सही उत्तर है आपका केशव चंद्र राय। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे पहला तीसरा स्टेटमेंट था कि इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। तो अगर आपको एक भी चीज़ इसमें पता है, मान लीजिए कि या आपको ये पता है कि इन्होंने ज्यूरी एक्ट का विरोध किया था, कि ज्यूरी एक्ट से संबंधित अभी 2018 के पीसीएस में भी एक क्वेश्चन बना था। तो इस तरह से क्या कहते हैं पीसीएस या आरओ वगैरह एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन बना था कि ज्यूरी एक्ट का विरोध किसने किया था, चारों ऑप्शन दे दिया था उसमें। तो इस तरह से आपसे ये भी अगर आपको पता है तो भी आपका क्लियर हो जाता है कि राजा राम मोहन राय से ये चीज़ जुड़ी है, या आप उन्हें जैसे कि भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, ये आपको पता है। तो भी अगर इसमें स्टेटमेंट में क्या होता है, एक दो आपको पता है तो आपका क्लियर हो जाता है कि किससे संबंधित ये सारे कथन हैं। तो जैसा बताया कि राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत, समाज सुधार आंदोलन का प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता, नव प्रभात का तारा, तो इन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी उपाधियाँ मिली थी जो इनके अन्य अन्य नामों से इनको पुकारा जाता है और इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्होंने क्या था कि 1827 में जो एक ज्यूरी एक्ट पास हुआ था उसका इन्होंने विरोध किया था, क्योंकि उसमें क्या था धार्मिक आधार पे हिंदू और मुसलमानों में विभेद किया गया था। तो इस तरह से ये प्रथम भारतीय थे जो समुद्री मार्ग से इंग्लैंड पहुंचे थे और भारतीयों की मांगे ब्रिटिश सरकार के समझ सके। और जब ये गए किसके थे कहने पे ऐसा पूछ ले तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय जो कि 1830 ईस्वी में, तो इन्हें राजा की पदवी से विभूषित किया था और उन्होंने ही अपनी तरफ से मुगल दरबार की ओर से इन्हें इंग्लैंड भेजा था। तो ये प्रथम भारतीय थे जो समुद्री मार्ग से गए। और ऐसा पूछ लेता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की पदवी किसने दी थी, तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय जो जिसका शासनकाल था आपका 1830 ईस्वी में, तो उसके द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। अब इनसे संबंधित बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आपको देखेंगे, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो पहला इन्होंने जो ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा था तो फतउल मुद्दीन जो एकस्वरवादियों का उपहार कहा जाता है, या जिसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकस्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया था। फिर इनका देखा जाए आपका आत्मी सभा है, वेदांत आत्मी सभा 1815 से 1415 में स्थापित किया, इन्होंने गठित किया। फिर 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इस तरह से इनसे संबंधित कई तरह के क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं।
और इसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं प्रीसेप्ट ऑफ जीसस लिखी थी, जिसमें उन्होंने क्या कहते हैं जो उसमें ईसाई त्रयी पिता पुत्र परमात्मा अर्थात चमत्कारी कहानियों का विरोध करके मात्र न्यू टेस्टामेंट के नैतिक तत्वों की प्रशंसा की थी। और आपके ये इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी आपके 1828 में, जो जिस बाद में जो आपका ब्रह्मा सभा की थी, जो ब्रह्मा समाज के नाम से फिर जाना गया आगे। तो इनके द्वारा इनके एक डच घड़ी साज डेविड हेयर थे, जिसके सहयोग से इन्होंने 1857 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। और इनकी बहुत जो है पत्रिका थी संवाद कौमुदी का था, उसमें क्या कहते हैं उसकी रचना इन्होंने की थी। इन सती प्रथा किसके द्वारा का कहते हैं, किसके प्रयासों से आपसे पूछता है कि सती प्रथा किसके प्रयासों से प्रतिबंधित किया गया, तो इसके लिए राजा राम मोहन राय ही हैं जिन्होंने क्या कहते हैं प्रयास किया और विलियम बेंटिंग के द्वारा इसको एक अध्यादेश पारित करवा के इसको प्रतिबंधित करवाया था। तो इनसे संबंधित मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि आपका ये विलियम बेंटिंग का है, ये काफ़ी कॉमन है, कई बार क्वेश्चन बना है और एग्ज़ाम में आपके वन डे एग्ज़ाम वगैरह में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए इसको मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में ना करके इसको मैंने कहा कि इस तरह से आपके हम इनसे संबंधित जब आएगा क्वेश्चन तो उसी में हम डिस्कस कर लेंगे। और मिरात उल अखबार और क्या कहते हैं संवाद कौमुदी और अंग्रेजी में ब्रह्मा निकाल मैगजीन, ये तीनों जो है इन्हीं से संबंधित है, इससे राजा राम मोहन राय से। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे क्वेश्चन केशव चंद्र राय और महादेव गोविंद राय से संबंधित जो क्वेश्चन होगा उसमें उनसे संबंधित जितने तथ्य होंगे आपके उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है किसके बारे में, स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित कौन सा कथन आपका असत्य है। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती से। तो यहाँ पे आपके पहले कौन सा कथन पहले हम देखते हैं। कथन में पूछा गया कि इन्होंने 1875 में लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की, किंतु इसका मुख्यालय 1877 में बम्बई में बनाया गया। फिर आपका कथन बी है कि इन्होंने वेद मंत्रों यज्ञ को प्रोत्साहित किया किंतु मूर्ति पूजा का विरोध किया। मतलब कि वेद के जो मंत्र थे, यज्ञ हवन, इसका उन्होंने प्रोत्साहित किया किंतु मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया। फिर सी कथन है इन्होंने छुआछूत जाति व्यवस्था का विरोध किया परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। अब आपसे पूछा है इसमें कि कौन सा कथन असत्य है। कभी भी जब क्वेश्चन है तो जैसा मैंने कहा कि आप ये पहले नोटिस कर लीजिए कि पूछा क्या है, सत्य पूछा है या असत्य पूछा है। तो इनसे पूछा है, इनसे संबंधित कौन सा कथन आपका असत्य है। तो आपका देखें तो इन्होंने वेद मंत्रों में यज्ञों को प्रोत्साहित किया किंतु मूर्ति पूजा का विरोध किया, ये सही है आपका। इन्होंने छुआछूत जाति व्यवस्था का विरोध किया किंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया, ये भी आपका सही है। यहाँ आपका जो एक कथन है उसमें आपसे कहा गया है कि इन्होंने 1875 में लाहौर में आर्य समाज की स्थापना की किंतु इसका मुख्यालय 1877 में बम्बई में बना है। तो यहाँ पे एक कथन आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो आपसे ये लाहौर पूछा है तो ये 1875 यहाँ पे आपका अगर बम्बई होता तो आपका सही होता। बम्बई में इन्होंने क्या है इसकी स्थापना की थी और इन्होंने मुख्यालय जो है बम्बई को नहीं, इन्होंने लाहौर को बनाया था। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका इसलिए हेरफेर किया गया है ताकि इसको क्लियर करके अच्छे समझें। इन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी और 1877 में लाहौर में इसका मुख्यालय बनाया था इस आर्य समाज के। तो ये चीज़ अगर यहाँ पे जो है कि आपका लाहौर और मुंबई अगर इस तरह से जहाँ पे लाहौर है हम मुंबई हो जाए, मुंबई लाहौर, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, कथन सत्य हो जाएगा। किंतु यहाँ पे हमने पूछा असत्य और जैसा कि वहाँ लाहौर, तो आपका ये जो है ये ऑप्शन जो है आपका ये कथन असत्य है, क्योंकि इन्होंने जैसा बताया कि लाहौर में नहीं मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में और 1877 में लाहौर में इसका क्या कहते हैं मुख्यालय बनाया था। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है घुमा फिरा के। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि ऐसे अगर वो थोड़ा बहुत हेर फेर कर देंगे क्वेश्चन में, जिससे कि आपको अगर क्लियर नहीं है तो आपका क्वेश्चन जो है वह रॉन्ग हो जाएगा।
तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछा है महादेव गोविंद रनाड़े जी से संबंधित कथन पर विचार करें। कहा रहा है कि महादेव गोविंद रनाड़े जी से संबंधित जो कथन उस पर विचार करें। पहले कथन क्या है हम देखते हैं कि प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय महादेव गोविंद रनाड़े जी को जाता है। फिर आपका है कि इन्होंने 1884 ईस्वी में पुणे में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। फिर आपका सी है कि इन्होंने 1891 में महाराष्ट्र में बीडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की थी। अब यहाँ पे फिर नीचे पूछ रहा आपसे कि निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो आपका प्रार्थना समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय महादेव गोविंद रनाड़े जी को जाता है। हाँ, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है, तो उसका सही उत्तर होता आपका डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। परंतु यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि किससे क्या कहते हैं स्थापना की, किसने इस समाज को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे जाता है, यह पूछा है। तो यह सही है कि इसको प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय महादेव गोविंद रनाड़े जी को जाता है। और इनसे संबंधित ये भी कथन है कि इन्होंने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी और इन्होंने 1891 में महाराष्ट्र में बीडो रीमैरिज एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। तो इस तरह से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन यहाँ सत्य है। तो आप देखेंगे तो ए बी सी तीनों कथन आपका सत्य है। तो हाँ, ये जो अगर पूछता आपसे आत्म की प्रार्थना समाज की स्थापना, तो वहाँ पे आपका सही होगा आत्माराम पांडुरंग। उन्होंने ही केशव चंद्र की प्रेरणा से बम्बई में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। परंतु जैसा कि प्रसिद्धि की बात है, तो हाँ, इसका श्रेय उन्हीं को जाता है, महादेव गोविंद रनाड़े जी को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है आपको पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। अब यहाँ पे है एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको इसमें किया है इंक्लूड। तो यहाँ पूछ रहा है कि सरला देवी, जिबनेर झरा पाता, पंडिता रमाबाई उच्च जाति की हिंदू महिला, हुक्मो देवी कन्या हितकारिणी सभा। तो यहाँ पे आपसे पूछा कौन सही सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर है ए बी सी तीनों, क्योंकि सरला देवी जिनको ये है जिबनेर झरा पाता, तो पंडिता रमाबाई ये उच्च जाति की हिंदू महिला और हुक्मो देवी कन्या हितकारिणी सभा। तो यहाँ पे आपसे अगर इनके बारे में पूछ लेता पंडिता रमाबाई के बारे में, तो अगर दूसरा कथन भी होगा तो उससे भी संबंधित क्या कहते हैं, पंडिता रमाबाई से संबंधित यह है कि इन्होंने शारदा सदन जो कि एक विधवा आश्रम था उसकी स्थापना की थी और बम्बई में, और बाद में इन्होंने इसको पुनः स्थानांतरित कर ली थी। और इस तरह से देखा जाए तो इनसे संबंधित ये क्वेश्चन ना हो कि आपसे पूछा या पूजा सेवा सदन जिसमें जेके देवधारी रमाबाई पंडिता मिलके साथ में की थी, तो शारदा सदन हो, सेवा सदन हो, इस सबसे इनको जुड़ा जाए तो भी सही होगा। पर यहाँ पे आपसे पूछे कि उच्च जाति की हिंदू महिला से करने का, तो पंडिता रमाबाई सही है और हुक्मो देवी जो थी कन्या हितकारिणी सभा की स्थापना थी, और आपका सरला देवी जिन्हें जिबनेर झरा पाता। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 में है ए बी सी सभी सुमेलित हैं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 में है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे आप नोटिस करिएगा पूछा क्या है कि सही सुमेलित नहीं है, वहाँ पे सुमेलित पूछा था, यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वाइकोम सत्याग्रह, टीके माधवन, ईवी रामास्वामी आत्मसम्मान आंदोलन या मिर्जा गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन। तो यहाँ पे आप देखा जाए तो सही सुमेलित नहीं पूछा है, तो आपका इसमें कोई भी नहीं होगा, क्योंकि आपका ये अहमदिया आंदोलन जो है वो मिर्जा गुलाम अहमद से है। आत्मसम्मान आंदोलन आपका ई वी रामास्वामी नायकर रामास्वामी से है, और आपका वाइकोम सत्याग्रह टीके माधवन से है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कोई भी नहीं, क्योंकि सभी की सभी इसमें सुमेलित हैं। तो इसमें जो है नहीं सुमेलित कोई भी ऐसा नहीं जो कि नहीं सुमेलित है। तो इस तरह से क्या कहते हैं, आपने देखा
कि वैकुंठ सत्याग्रह से कौन संबंधित है आपका, तो यह आपका है टीके माधवन। यहाँ पे इनके साथ साथ में और भी लोग थे जो कि क्या कहते हैं इससे संबंधित थे, जैसे कि हम देखते हैं कि 3-3 4-4 लोग एक एक चीज़ से संबंधित रहे हैं। तो उसमें क्या है कि टीके माधवन के अन्य साथ में और भी लोग थे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि एक क्वेश्चन है ईवी रामास्वामी वाला, तो आपका वैकुंठ सत्याग्रह में क्या था कि टीके माधवन के साथ अगर नाम ना दिया हो, उसमें नारायण गुरु हो या एन कुमारन हो तो भी आपका सही होगा। होता क्या है कि एक एक सत्याग्रह से 3-4 लोग जुड़े थे और मेन थे, तो कभी होता है कि टीके माधवन का नाम दे देगा आपको मैचिंग में सुमेलित करने में, या आपको गुरु नारायण दे दे या एन कुमारन दे दे। तो ये तीनों लोग ही वैकुंठ सत्याग्रह से जुड़े थे। और ये क्या था, केरल में छुआछूत परंपरा जो समाज में व्यापक रूप से फैली थी, तो उसी को लेकर इन लोगों ने आंदोलन किया था। त्रावणकोर का एक गांव वैकुंठ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई, तो इसलिए इसी को वैकुंठ सत्याग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि निम्नलिखित कौन सा सही है। निम्नलिखित कौन सा सही है। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना अब्दुल लतीफ़ ने की थी। आपका वेद समाज का स्थापना के श्री धरालू नायडू ने की थी, या फिर आपका देव समाज की स्थापना आपका शिवदयाल खत्री या रामास्वामी महाराज ने की थी। तो यहाँ पे आपसे पूछा कौन सा इसमें सही है, तो आपका देखा जाए तो इसका सही उत्तर होगा ए और बी, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो ये है कि देव समाज की स्थापना, तो देव समाज की स्थापना आपका ये आपका शिवदयाल खत्री या रामास्वामी जी महाराज ने, उनका दोनों नाम था, उस माना जाता है शिवदयाल खत्री का या रामास्वामी जी महाराज। तो इन्होंने क्या था, राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना आगरा में की थी। देव समाज की स्थापना जो था आपका शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी, और ये कहाँ पे स्थापित हुआ था, ये लाहौर में था और 1887 में किया गया था। तो यहाँ पे आपका सी सही नहीं है, तो आपका ए और बी सही है। जैसे कि मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना तो अब्दुल लतीफ़ ने की थी, और इन्हें बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। तो अगर आपसे इस तरह से पूछ लेता है कि बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो अब्दुल लतीफ़ की इन्होंने क्या किया था कि 1863 में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। कहाँ पे, कलकत्ता में। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएं तो आप बिल्कुल मतलब कि क्लियर रहे आपका, कोई भी इसमें से किसी तरह से आपको घुमा के पूछेगा तो आपका क्वेश्चन जो है, आंसर जो है रॉन्ग नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि वेद समाज की स्थापना, तो इस वेद समाज की स्थापना के.सी. धरालू नायडू ने की थी, जो कि उत्तर भारत में वो जब आए थे तो इन्होंने केशव चंद्र सेन से बहुत प्रेरित हुए, और इन्होंने उन्हीं की प्रेरणा से जाके साउथ में जो कि ये था दक्षिण भारत का, इसे ब्रह्मा समाज भी कहा जाता, तो वहाँ पे इन्होंने इसे वेद समाज की स्थापना की थी। और वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में के श्री धरालू नायडू के द्वारा की गई थी। और इसे ऐसे भी पूछ लेते हैं आपसे कि ऑप्शन दे देंगे वहाँ के जो समाज की स्थापना की गई थी कि किसे दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज कहा जाता है, तो वेद समाज को ही दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज कहा जाता है। और यहाँ पे जैसा कि हमने कहा कि देव समाज की स्थापना शिवदयाल खत्री ने नहीं, शिव अग्निहोत्री ने की थी, और कहाँ पे की थी ये, तो लाहौर में की थी। ठीक है। और जो यहाँ पे शिवदयाल खत्री हैं, इन्होंने क्या किया था, राधा स्वामी आंदोलन की स्थापना आगरा में की थी। तो इस तरह से आपका ए और बी सही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे फिर से आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है तो आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट को, देखते हैं कि पूछा क्या है। तो सुमेलित नहीं है तो यहाँ पे पूछा आयुष सम्मति अधिनियम डॉक्टर हरबिलास, शारदा अधिनियम बहराम जी मालावारी, सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट केशव चंद्र सेन। तो पूछा है कि सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा सभी। यहाँ पे क्योंकि सभी सुमेलित नहीं है,
इसलिए नहीं है कि आप अगर आयु सम्मति अधिनियम देखा जाए तो आपका ये होता है बहराम जी मालावारी ने किया था। वहीं उसी तरह से आप देखेंगे शारदा अधिनियम तो डॉक्टर हरबिलास ने किया था। और सिविल मैरिज एक्ट देखेंगे आप तो यह जो था कि 1872 में पास हुआ था। और इसके द्वारा क्या है आपका ये जो लड़कियों की उम्र थी, न्यूनतम विवाह की उम्र थी उससे 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष कर दी गई थी। और इस अधिनियम के द्वारा बहुपत्नी प्रथा को समाप्त किया गया था। तो यहाँ पे जैसे आपको सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट दिया केशव चंद्र सेन, तो ये नहीं है। इनके द्वारा जो किया गया था वो ब्रह्मा मैरिज एक्ट था केशव चंद्र सेन के द्वारा। तो यहाँ पे आपका इसलिए रॉन्ग हो जाता है क्योंकि यहाँ सही सुमेलित नहीं। अगर शारदा अधिनियम की देखा जाए तो यह क्या कहते हैं 1929 में अजमेर के निवासी एवं प्रसिद्ध शिक्षाविद थे डॉक्टर हरविलास, इन्हीं के प्रयत्नों से क्या है बाल विवाह को निषेध किया गया था और उन्हीं के नाम पे इसे शारदा अधिनियम भी कहा गया। तो शारदा अधिनियम डॉक्टर हरविलास जो कि एक शिक्षाविद थे, आगरा अजमेर के निवासी थे ये, और इन्हीं के नाम पे इसे शारदा अधिनियम, इन्हीं के द्वारा ये क्या किया प्रयत्नों से आपका शारदा अधिनियम पास हुआ, जिसके द्वारा लड़कियों की न्यूनतम आयु विवाह की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष की गई थी। अब यहाँ हमने देखा कि सिविल मैरिज एक्ट में भी यही था, पर सिविल मैरिज एक्ट के बाद आयु सम्मति अधिनियम जो आता है वो किसके प्रयत्नों से पास हुआ था, तो आपका बहराम जी मालावारी, जो कि ये भारतीय समाज सुधारक और बम्बई के पारसी थे, उन्हीं के द्वारा ये आपका पास हुआ था। और इसका जो है कि बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध भी किया था, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि मैरिज एक्ट में 14 साल कर दिए गए थे, तो फिर उसके क्या है लड़कियों की आयु सम्मति अधिनियम जो कि 1892 में आता है, तो उसमें 12 वर्ष कर दी जाती है। और इसी कारण से क्या है कि बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया था, क्योंकि जब एक बार 1872 में सिविल मैरिज एक्ट के द्वारा 14 वर्ष मान ली गई थी, तो क्या है कि एक तरह से देखा जाए तो आयु सम्मति अधिनियम में फिर घटा के 12 वर्ष कर दी गई थी, जिसका उन्होंने विरोध किया था। तो आप देखेंगे आयु सम्मति अधिनियम बहराम जी मालावारी 1892 में पास हुआ था, जो कि एक पारसी थे। और शारदा अधिनियम डॉक्टर हरबिलास, जो कि अजमेर की निवासी थे, एक शिक्षाविद थे, और 1829 में पास हुआ था, और इन्हीं के नाम से ये आपका शारदा अधिनियम पड़ा। और सिविल मैरिज एक्ट था जो आपका वो आपका अधिनियम के द्वारा बहुपत्नी प्रथा को समाप्त किया गया था, और 14 वर्ष लड़कियों की और लड़कों की 18 वर्ष आयु निर्धारित की गई थी। तो यहाँ पे कोई भी सुमेलित नहीं था, इसलिए क्वेश्चन पूछा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सभी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब यहाँ पे हम इसको नोटिस कर लेते हैं पहले कि कौन सा कथन असत्य है पूछा है। फिर आपसे सामने कथन क्या है कि स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय धर्म एवं दर्शन के प्रचार प्रसार हेतु 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया, आपका कथन है। फिर दूसरा कथन कि पेरिस में आयोजित 1900 ईस्वी में द्वितीय धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। फिर आपसे पूछा कि सिस्टर निवेदिता ने उन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा। तो हम यहाँ पे पहले कथन को देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय धर्म एवं दर्शन के प्रचार प्रसार हेतु न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी का गठन किया। यह तो आपका सही है, आपका सही है ये कथन। और आपका पूछता है कि ये पूछ लिया, जैसे यहाँ पे मतलब ये सत्य है, यहाँ हम बोलते हैं कि ये सत्य है। फिर पेरिस में आयोजित 1990 के द्वितीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया, यह भी आपका सत्य है, यह भी आपका सत्य है। और फिर आपका कि सी कथन की सिस्टर निवेदिता ने उन्हें आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा, तो यह कथन आपका असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि यह कथन सिस्टर निवेदिता ने नहीं कहा था, यह कथन आपका इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद स्वामी जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। तो इसलिए आपका जो कथन असत्य है वह है सी, ये सिस्टर निवेदिता न होकर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह चीज़ कही गई थी। और जैसे कि हम जानते हैं
आपका ये 1900 में जो था द्वितीय धर्म सम्मेलन था, आयोजित किया गया था, जिसमें विवेकानंद स्वामी जी ने भाग लिया था। परंतु अगर इनका देखा जाए 1893 में अमेरिका के जो शिकागो में प्रथम विश्व धर्म आंदोलन, तो सर्वप्रथम वो उसी में भाग लेते, यह दूसरा था। फिर भी दूसरे में भी ये भाग लेते, तो दोनों में ये गए थे। और प्रथम में सम्मेलन में भाग लेने से पहले जब ये जाने लगे थे, तो इनका क्या नाम था कि इनका नाम स्वामी विवेकानंद जी का नाम आपका नरेंद्र दत्त था। पर उन्होंने क्या है कि जो खेतड़ी के राजा थे, उनके सुझाव पे इन्होंने अपना नाम स्वामी विवेकानंद जी रख लिया था। और इन्होंने अब जब इन्होंने जाके वहाँ पे सब धर्मों में एकता में भी के विषय में कहा था कि जिस प्रकार सभी, जब वहाँ पे बोले थे तो इन्होंने कहा कि जिस प्रकार सभी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। इस तरह से उन्होंने आध्यात्मिक शक्ति को समस्त विश्व के सामने रखा और कहा कि पूरे विश्व को इस क्षेत्र में बाहर से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। और कहते हैं इनका भाषण वहाँ इतना प्रभावशाली था कि जो वहाँ के उस समय की पत्रिका थी न्यूयॉर्क हेराल्ड, उसने लिखा कि विवेकानंद स्वामी जी को निश्चित रूप से विश्व धर्म संसद का सबसे प्रमुख व्यक्तित्व हैं। और इनको सुनकर हमें अनुभव होता है कि ईसाई धर्म, जो कि हम देखते हैं 1813 के द्वारा ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत आने के लिए, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ऐसे जो है संपन्न देश में, जो दार्शनिक रूप से या धार्मिक रूप से संपन्न देश में ईसाई धर्म प्रचारक भेजना, हम तो मानते हैं कि मूर्खता का काम होगा। किसने कहा था? यह लिखा गया था न्यूयॉर्क हेराल्ड के द्वारा, उनकी पत्रिका में ये चीज़ प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पे विवेकानंद स्वामी जी, जैसा कि उन्होंने, हम देखते हैं कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी न्यूयॉर्क में, और भी जगह उन्होंने किया था। और यहाँ पे मठ वगैरह की जो है आयोजित स्थापना की गई थी। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं स्वामी जी से जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपका कथन असत्य पर पूछा था, तो हमने देखा कि सिस्टर निवेदिता नहीं, ये जो है कथन था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा था, या इसलिए आपका ये कथन जो है असत्य है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि सही चुने, क्या है आपका कि सही चुने। अब यहाँ पे आपको आंदोलन है, आंदोलनों का नाम है। तो इसमें पूछा है कि देवबंद आंदोलन, रशीद अहमद गंगोई, रहनुमाई मजदसियान, आपका रहनुमाई मजदयाशन सभा, एस बंगाली, साइंटिफिक सोसाइटी, सर सैयद अहमद। तो सैयद अहमद खां। तो यहाँ पे देखिए आपका सही चुना जाना है। तो यहाँ देखिए तो आपका सही है सभी का सभी, आपका ये है सी, क्योंकि देवबंद आंदोलन आपका देखा जाए तो रशीद गंगोई, पर जैसे कहा कि किसी किसी आंदोलन से एक नहीं दो तीन तीन लोग जुड़े हैं, स्थापना से जुड़े हैं, तो कोई का भी नाम दे सकता है। अगर यहाँ पे आपको मोहम्मद कासिम ननतवी भी होगा तो भी आपका सही होगा, क्योंकि ये भी उनसे जुड़े थे। और कभी कभी शिबली नुमानी का नाम दे देते हैं तो भी आपका सही होगा, क्योंकि वो भी इसके आंदोलन से जुड़े हुए थे, देवबंद मदरसा के समर्थक थे। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके सामने, क्योंकि रशीद अहमद गंगोई है, परंतु अगर जैसा कि हम बताएं कि क्वेश्चन में रशीद अहमद गंगोई ना देखें, आपको मोहम्मद कासिम नौतमी से किया हो तो भी आपका सही होगा। अब यहाँ पे देखते हैं रहनुमाई मजद याशन सभा जो था, उसमें भी देखेंगे आपका तो 3 लोग थे, जैसे कि 3-4 लोग थे। इसमें आपका था दादा भाई नौरोजी, और ये नौरोजी फरदोन जी, या एस बंगाली, आर के कामा। तो ये सभी के सभी इस आंदोलन से जुड़े थे। और 1851 में क्या था, इनके द्वारा, इन सब के द्वारा क्या कहते हैं, बम्बई में इस सभा का गठन किया गया था। तो यहाँ पे आपको एस बंगाली दे दिया है। अगर एस बंगाली ना दे के आपको दादा भाई नौरोजी से दे दें, या फरदोन जी दे दें, या आर के कामा दे दें, तो भी आपका सही होगा। और साइंटिफिक सोसाइटी जो कि सर सैयद अहमद खां से संबंधित था, और इनकी सर सैयद अहमद खां की थी, जैसे पत्रिका थी तहजीब उल अखलाल, या
आपका इनके द्वारा मोहम्मडम एग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना थी, या आपका क्या कहते हैं ये अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना है। तो ये सारी चीज़ें सर सैयद अहमद खान से ही संबंधित थी। अब इसी तरह से हम देखते हैं जैसे कि दादा भाई नौरोजी, जिसे कि हम ओल्ड ग्रैंड मैन भी कहते हैं, और इनका पत्रिका थी रस्त गुफ्तार थी, जो कि गुजराती में निकलती थी, सत्यवादी जिसका मतलब होता है। तो इस तरह से इन लोग या प्रॉपर्टी एंड रूल्स, इनकी जो पुस्तक थी रेन थ्योरी का उन्होंने दिया था। तो ये सारी चीज़ें उनसे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और उनसे तो बहुत सारे तरह से क्वेश्चन बनते हैं। हम जब देखेंगे अपना क्या कहते हैं भारतीय स्वतंत्रता युग देखेंगे, अब हमारा वही टॉपिक होगा, तो नेक्स्ट वीक में तो हम उससे संबंधित क्या कहते हैं दादा भाई नौरोजी से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम उसमें देखेंगे। और अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो आपके सामने ऑप्शन है कौन सही सुमेलित है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है जैसे कि शिशुवध नियम, आपका ये नियम 21, दास प्रथा नियम 5, या आपका सती प्रथा नियम 17, विधवा पुनर्विवाह नियम 15। तो यहाँ देखा जाए तो आपका सभी के सभी जो हैं आपके सही सुमेलित हैं, और सही सुमेलित हैं। और साथ में इनसे संबंधित हम देखते हैं जैसे आपका शिशुवध नियम देखते हैं। तो शिशुवध नियम आपका था, इसके द्वारा ये शिशुवध नियम जो है आपका 1795 में था, जब गवर्नर ये क्या थे जॉन सोर, तो उन्हीं के समय में इसको क्या है कि लागू किया गया था नियम 21 के द्वारा इसको समाप्त करने का। और इसके बाद क्या कहते हैं बेलजिली के समय में 1802 में से क्या है धारा 6 के द्वारा शिशु हत्या को साधारण हत्या मान गया, और धीरे धीरे ये प्रथा समाप्त हो गई। और अगर देखा जाए तो आपका दास प्रथा, तो दास प्रथा जो था ये आपका गवर्नर जनरल एनबर्नो के समय में हुआ था, एलन बरो के समय में हुआ था, जो कि आपके नियम 5वें के द्वारा इसको समाप्त किया गया था। जैसा कि हम देखते हैं कि आपका ये जो 1833 का अधिनियम था, तो उस चार्टर एक्ट था, तो उसके द्वारा ही क्या है कि दास प्रथा को, दासों की स्थिति सुधारने और दास प्रथा को समाप्त करने का आपको कहा गया था, उसमें ये प्रावधान था। तो उसमें क्या था कि दास प्रथा का तो दासों की स्थिति सुधारने, दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान था। परंतु उसको देखा जाए तो यहाँ जब 1843 में आपका आता है शासनकाल, इसका गवर्नर जनरल एलन बरो होता है, तो इसके द्वारा क्या है आपका इसके द्वारा है ये दास प्रथा जो था एलन बरो के द्वारा आपका 1843 में आपका इसे समाप्त कर दिया गया था। तो इस तरह से अब आप देखते हैं कि सती प्रथा, तो सती प्रथा भी क्या कहते हैं आपका नियम 17 के द्वारा था, जिसके समय में आपका लॉर्ड जो है ये गवर्नर जनरल जो था आपका सती प्रथा के समय आपका ये विलियम बेंटिंग थे, और किसके प्रयासों से हुआ था या ये 1829 में आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा और ये राजा राम मोहन के प्रयासों के द्वारा इसे सती प्रथा को नियम 17 के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो इसी तरह से विधवा पुनर्विवाह देखें हम, तो विधवा पुनर्विवाह आपका जो है ये 1856 में लॉर्ड जब ये कार्नवालिस था, उस समय वायसराय बोला जाने लगा था उसे, तो इसके द्वारा क्या कहते हैं आपका गवर्नर जनरल कैनिंग के समय में इसे क्या था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया गया था। और इस समय में क्या था 26 जुलाई 1856 को इसे पारित करके इसे इसे मान्यता दे दी गई थी, कानूनी मान्यता, जो विधवाओं को पुनर्विवाह, क्योंकि पहले क्या था कि विधवाओं को पुनर्विवाह करने की
छूट नहीं थी। समाज में उन बहुत सारी चीज़ें थी जो कि इन सब चीज़ों को बुरा मानती थी और इस तरह के कार्यों को मान्यता नहीं देती थी। तो उसको एक कानून बना के पारित कर दिया गया था। और किसके द्वारा? तो विधवा पुनर्विवाह आपका नियम 15 जो कि जुलाई 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय पास हुआ था। और इसके लिए आपका देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कार्य किया था तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर, उन्होंने इसके लिए समझ लीजिए कि जी जान लगा दिया उन्होंने। और बहुत मतलब उन्होंने मेहनत की, जिसके द्वारा उन्होंने कहते हैं 984 लोगों के द्वारा हस्ताक्षरित याचिका कंपनी के सरकार को दिया था, जिसमें वर्धमान के राजा महताब चंद्र और नदिया के राजा श्री चंद्र जी ने भी क्या कहते हैं इस आशय से प्रार्थना पत्र भेजे थे। तो उस समय जब भेजे थे वो लोग तो लॉर्ड डलहौजी था, परंतु जब आपका ये विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित होता है तो उस समय आपका जो गवर्नर जनरल था वो आपका लॉर्ड कैनिंग था। और जैसा कि जुलाई 1856 में यह एक अधिनियम बन गया जिसके द्वारा विधवाओं को पुनर्विवाह करने की मान्यता प्रदान कर दी गई थी। तो यह हमारे आज के मॉक टेस्ट के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण और क्या कहते हैं देखा जाए तो धार्मिक पुनर्जागरण था और हमारा ये जो कंपनी का संवैधानिक विकास था उससे संबंधित था। तो अगर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर देखें तो इसमें पूछा कि कौन सही सुमेलित है, तो आपका होगा सभी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको कूट में नहीं दिया गया है कि 1 2 या 2 3 ऐसा नहीं दिया गया है। तो इसमें सभी के सभी सुमेलित हैं। शिशु वध आपका एक नियम 21, दास प्रथा नियम 5, सती प्रथा नियम 17 और विधवा पुनर्विवाह नियम आपका देखा जाए तो 15 था। और अब हम यहाँ देख लेते हैं कि दास प्रथा के समय आप शिशु वध जो आपका था समाप्त किया गया तो जॉन शोर के द्वारा था। दास प्रथा आपका था तो उस समय आपका गवर्नर जनरल एलन बरो था। और आपका सती प्रथा देखा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और विधवा पुनर्विवाह देखा जाए तो लॉर्ड कैनिंग था। तो ये रहे आपके आज के मॉक टेस्ट के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिए, एग्ज़ाम नज़दीक है।